एग्जाम्पल नंबर 2.7 theoretical question है. Question is a comb run through once a dry hair attracts small bits of paper. Why? What happen if the hair is wet or if it is rainy day? मतलब कि कॉम्ब को जब हम ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं और उसके बाद जब कॉम्ब को पेपर पीस के पास लाया जाता है तो वो पेपर पीस को अट्रैक्ट करता है. ऐसा क्यों होता है? और सेकंड क्वेश्चन है, अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर वेट हेयर के साथ किया जाए या फिर रेनी डे में किया जाए तो क्या चेंज होगा? सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले तो जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, कॉम्ब है वो चार्ज हो जाएगा, मतलब कि उसके एजिस के ऊपर चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे. अब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे. अब जैसे ही इस कॉम्ब को पेपर पीस के पास लाया जाएगा तो इस कॉम्ब के ऊपर के चार्ज किए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पेपर के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे और फाइनली पोलराइजेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज की वजह से एट्रैक्टिव फोर्स लगना चालू हो जाएगा. इसी वजह से पेपर पीस कॉम्ब की ओर अट्रैक्ट होता है. अब यही एक्सपेरिमेंट वेट हेयर के साथ या फिर रेनी डे में करेंगे तो क्या होगा? इफ द हेयर इज वेट और इट इज रेनी डे, फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड कॉम्ब रिड्यूस. अब वेट हेयर होगा या फिर रेनी डे होगा, हेयर एंड कॉम्ब के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा. अब फ्रिक्शन कम होगा तो कॉम्ब चार्ज नहीं हो पाएगा और कॉम्ब अगर चार्ज नहीं हो पाया तो वो पेपर पीस को पोलराइज नहीं कर पाएगा और पेपर पीस को पोलराइज ना कर पाए तो उसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं लगेगा. तो अगर वेट हेयर है या फिर रेनी डे है तो कॉम्ब पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता. सेकेंड क्वेश्चन है बी. ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर but special rubber tires of aircraft are made slightly conducting. Why is this necessary? नॉर्मली जो रबर होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट का रबर टायर स्लाइटली कंडक्टिंग होता है. इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस कंडक्शन की वजह से एयरक्राफ्ट के ऊपर का चार्ज इजीली ग्राउंडिंग हो जाता है. अगर चार्ज को ग्राउंडिंग नहीं किया तो क्या होगा? एज टू मच ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेटेड may result in spark and result in fire. मतलब कि अगर चार्ज को ग्राउंडिंग नहीं किया गया तो एयरक्राफ्ट के ऊपर चार्ज इकट्ठा होते जाएंगे. अब जैसे ही वो चार्ज ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगे तो उसकी वजह से स्पार्क हो सकता है एंड उसकी वजह से फायर भी हो सकती है. क्वेश्चन 3 सी. Vehicle carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? तो यहाँ पर भी सेम रीजन जो हमने यहाँ पे बी में दिया. इस रोप की वजह से इस मटेरियल के ऊपर या फिर व्हीकल्स के ऊपर जो भी चार्ज जनरेट होंगे वो ग्राउंडिंग होते रहेंगे. अदरवाइज क्या होगा? ये तो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, थोड़ा सा भी चार्ज अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया तो उसकी वजह से स्पार्क होगा और स्पार्क की वजह से फायर भी हो सकता है. क्वेश्चन डी. अ बर्ड पर्च ऑन अ बेर हाई टावर लाइन एंड नथिंग हैपन टू द बर्ड. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टच द सेम लाइन एंड गेट्स अ फैटल शॉक. व्हाई? मतलब कि जो बर्ड्स है वो हाई पावर लाइन के ऊपर बैठते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई पर्सन ग्राउंड के ऊपर खड़े रह के उस लाइन को टच करता है तो उसको शॉक लगेगा. ऐसा क्यों होगा? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि करंट पास होने के लिए दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है. कोई बर्ड अगर पावर लाइन के ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी पूरी बॉडी एक ही पोटेंशियल पे है और एक ही पोटेंशियल पे करंट पास नहीं होता.
लेकिन जैसे ही हम ग्राउंड के ऊपर खड़े रह के इस लाइन को टच करेंगे तो हमारा बॉडी का एक पार्ट मतलब कि पैर ग्राउंडिंग है और हमारा हाथ है वो हायर वोल्टेज पे है। मतलब यहाँ पे दो पार्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी बॉडी में करंट पास होगा और शॉक लगेगा।